नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आज फिर से आपके साथ हूँ एक नई शख्सियत के साथ। आज मैं हूँ CS गौरव जैन जी के साथ, जो कि अपना एक स्टार्टअप चलाते हैं। पेशे से CS और LLB हैं। उनका अपना स्टार्टअप है जिसका नाम लेट्स कंप्लाई है। तो चलिए बात करते हैं गौरव जी से। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप पेशे से CS हैं और LLB हैं जी। तो नॉर्मली जो CA, CS, LLB या ऐसे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो नॉर्मली प्रैक्टिस में या अपना जॉब में काम करते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए पूरा कि ये कहाँ शुरू करिए या कैसे आप इस वेंचर में आए। सो मनीष, जर्नी शुरू हुई थी, CS कंप्लीट करा हमने 2001 में स्टार्टेड ट्रेनिंग। तो एक दिल्ली में एक बहुत अच्छी फर्म है D Verma and Associates, वहाँ पे सबीना जी, दिनेश जी के हमने अंडर में ट्रेनिंग करी। CS कंप्लीट हुआ, मेंबरशिप मिली और उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करी। और जब मैं बोलता हूँ हम लोगों ने, मेरे 3 और पार्टनर्स हैं, विशाल, सचिन और पीयूष। अच्छा। तो RSJ एसोसिएट्स के नाम से हमने प्रैक्टिस शुरू करी। उसी दौरान जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम कॉर्पोरेट लॉज में लोगों को एडवाइस करते हैं। ओके। और तभी इवोल्यूशन हो रहा था टेक्नोलॉजी का, जो फाइनेंस में आ रही थी, HR में आ रही थी, एंड SAP आ रहे थे, कंप्यूटर बहुत इवॉल्व हो रहा था, स्टार्टअप्स आ रहे थे, टेक स्टार्टअप्स आ रहे थे। जैसे उस टाइम एडटेक बहुत हुआ, वैल्यू एडेड सर्विसेज स्टार्टअप्स हुआ, तो हमने स्टार्टअप से ज़्यादा बहुत काम करा। तब हमें रेलेवेंस समझ में आया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है, इनेबल करती है। और वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ कि हिंदुस्तान में हज़ारों लॉ है, सेंट्रल लॉ है, स्टेट लॉ है, फिर म्यूनसिपल या पंचायत लेवल पे लॉ है, और सेक्टर्स बहुत सारे हैं। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, कल्चर बनाए ऑर्गेनाइजेशन में कि एज बिजनेस ओनर आप जहाँ बैठे हैं आपको पता रहे कि आपकी फैक्ट्रीज़ में, आपके वेयरहाउस में, आपके ब्रांचेस में जो कंप्लायंस होनी थी, चाहे वो टैक्स हो, HR हो, एडमिन हो, लीगल हो, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी हो, वो हो रही है या नहीं हो रही है। और जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको पता रहे कि उन्हें क्या कंप्लायंस करनी है। तो हमने एक तरह से दोनों की मैरिज करा दी। यहाँ लीगल कंटेंट है, यहाँ टेक्नोलॉजी है, दोनों का इंटीग्रेशन करके हमने लेट्स कंप्लाई की स्थापना करी 2015 में, जिसमें मेरी को-फाउंडर हैं पूजा। अच्छा। एंड पूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। अच्छा, तो मतलब आपका CA, CS, लॉयर, हाँ जी, सारे और टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोलॉजी जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको आज की भाषा में तो रेगटेक बोलते हैं, रेगटेक बोलते हैं, रेगटेक का सेक्टर है पूरा। हाँ, पूरा एक सेगमेंट है। तो इसमें मतलब आपने जो लीगल लॉज हैं, बेसिकली जो अपने हिंदुस्तान में जितने भी कानून हैं, वो चाहे मतलब जो बिजनेस रिलेटेड कानून है उस पे ही काम करते होगे आप ज़्यादा, कि नॉन बिजनेस पे भी? नॉन बिजनेस या बिजनेस, इसमें ना बड़ा सिंपल है मनीषी। जैसे आप बिजनेस एंटिटी होते हैं, आप मान लीजिए हम बात करते हैं कि जो सिविल लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं या जी नहीं, वो एक हमारा अलग स्पेस आ जाता है। उसमें जो आपके वकील होते हैं जो कोर्ट्स में जाते हैं, उस मैटर्स पे नहीं होता है। लेकिन वो मैटर कोर्ट में जाए ना, एक मैटर होता है कि अगर आप कंप्लायंस कर रहे हो तो आपको नोटिस नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा तो लिटिगेशन नहीं होगा। तो हम प्रिवेंटिव प्रोसेस में आ जाते हैं। अच्छा। कि जो आपके HR के रेगुलेशंस हैं आप पूरे करिए, जिससे आप पे नोटिस ना आए, और नोटिस नहीं आएगा तो लिटिगेशन नहीं होगा या स्ट्राइक्स नहीं होंगी, क्योंकि आप ठीक से पे कर रहे हो। मतलब जैसे कि अभी मेरे पास एक मतलब किसी की इंक्वायरी आई थी क्लाइंट का, उनका अपना इंस्टीट्यूट है, मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने बुलाया इसलिए कि मुझे आप बताइए कि मेरे ऊपर कितने टाइप के लॉ लगते हैं, कितने लॉ लगते हैं, उसकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। और हम उसको पहला उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमारी संस्था का DD करिए और मुझे पूरा बता दीजिए कि इसमें क्या क्या लगता है, क्या कंप्लायंस होता है, कैसे। तो ये वाला काम आप टेक्निकली अपने कंप्यूटर से कर दे रहे हैं कि आप अपना, कोई आदमी अपनी संस्था का नाम डालेगा
और उसका एक्टिविटी डालेगा तो आप बता दो भाई ये पूरा चेकलिस्ट आपका तो बन मनीष जाएगा। विजन यही है कि ये पूरा ऑटोमेट हो जाए। अभी मिक्स चलता है, अच्छा, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका बिजनेस समझते हैं और उसके बेसिस पे हमारी एक प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है, उसमें हम वो डाटा डालते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ लॉस तो मिल जाते हैं अभी, कि अगर आपका फाउंडेशन है या ट्रस्ट है, लिस्टेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विस में, बहुत चीज़ों में वो डाटा पॉइंट डाल के आपको लिस्ट ऑफ लॉस तो मिल जाती है। अब हम ये उसके बाद कंप्लायंस निकालना अभी भी एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो लॉयर्स CA/CS निकालते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट अगर लग रहा है तो कितना लगेगा आपके ऊपर, कि अगर आपका प्रोसेस हैजरस होगा तो कुछ ज़्यादा कंप्लायंस होगी, हैजरस नहीं होगा तो कुछ कम कंप्लायंस होंगी। लेकिन हम जैसे आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात टच कर दी, बहुत कम शब्दों में कंप्यूटर में डाला और डाटा निकल गया। एक्चुअली हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंप्लायंस भी सिस्टम ही बता दें और फिर आपको जो लीगल प्रोफेशनल से हेल्प चाहिए वो मिलेगी इंटरप्रिटेशन की, गाइडेंस की, जिसे हम एडवाइजरी भी कहते हैं। देखिए दो एस्पेक्ट अलग अलग। एक एस्पेक्ट ये है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए मतलब एक जो मिनिमम कंप्लायंस करनी जरूरी है तो वो होनी चाहिए। तो उसके लिए जो मैनेजमेंट का टाइम खराब होता है कि ये वाला ये TDS टाइम पे नहीं गया या ये ESI जमा नहीं हुआ या व्हाटएवर जो है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके वजह से उसको नोटिस आता है या उससे वो गवर्नमेंट अफसर उसको बुलाता है, उसका फालतू का मतलब एक तरह से अनड्यू एडवांटेज लेता है जी। तो वो सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इट्स अ प्रिवेंटिव प्रोसेस, यू आर राइट। तो दूसरा नोटिस आने के बाद तो फिर वकील का रोल या CA का रोल तो आएगा ही, Absolutely. उसमें तो कोई दूसरा है। Absolutely. तो मतलब आप पहले वाला काम करते हैं या आप उसको मैनेजमेंट का टाइम बचा रहे हैं कि वो कंप्लायंस में जो उसका नहीं हो रहा है, यानी कि जो ग्राउंड पे उसका काम नहीं हो रहा है, यानी कि उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं या कहीं पे अगर उनकी लापरवाही हो रही है तो वो नोटिस उसके पास पहुंच जाए। सो इन सिंपल टर्म मनीष जी, हम हमेशा फॉलो करते हैं इनेबलिंग। तो हमारा हम ये मानना है कि जो आपके टीम मेंबर्स आपके साथ हैं, चाहे वो प्लांट पे है, वेयर हाउस पे हैं, चाहे वो एक बिल्कुल बेसिक स्टेप लेवल पे आपके यहाँ फोरमैन है या मशीन ऑपरेटर है, तो उनको अगर कुछ कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है तो वो हमारा होता है कि उनको बता दिया जाए, क्योंकि जब वो बताएंगे तो जानबूझ के बहुत कम लोग होते हैं जो गलती करना चाहते हैं। प्रॉब्लम आती है उन्हें पता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना हिंदुस्तान में लॉ बहुत है, कंप्लायंस बहुत है, तो दोनों में एक तालमेल बिठाया जाता है कि मैनेजमेंट क्या चाहता है और उस चाहत को पूरा करने के लिए जो नीचे आपके टीम मेंबर्स हैं, उन टीम मेंबर्स को जो काम करना है उनको सिखाया जाता है और फिर वो टूल उनका लीगल असिस्टेंट बन जाता है, जो उनको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि ये आपको कंप्लायंस करना है और उसका पूरा लिटरेचर आता है उसमें। उस लिटरेचर का बेनिफिट क्या होता है, उन्हें पता लग जाता है कि मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, ये इसका फॉर्म है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। मैनेजमेंट को उन्हें रिमाइंड नहीं कराना, पहला काम उनका ये बच गया। दूसरा, जो भी काम खत्म करा उसका एक प्रूफ होता है, ये चालान TDS डिपॉजिट करा मैंने, उसका चालान मैंने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, तो मेरे जो इमीडिएट बॉस हैं प्लस मेरे कंप्लायंस हेड हैं, CFO हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन पे पूरा एक मैनेजमेंट डैशबोर्ड बन जाता है कि ये काम खत्म हो गए, ये नहीं हुआ है, और जो नहीं हुआ है फिर उन्हें पता उसमें मिल जाता है सिस्टम से कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कितनों में इम्प्रेसमेंट है, कितना में ऑपरेशनल इम्पैक्ट है या आपके बिजनेस बंद हो सकता है। जैसे CTO एक्सपायर हो गया, अब CTO एक्सपायर हो गया तो फैक्ट्री कैसे रन करोगे, फैक्ट्री लाइसेंस एक्सपायर हो गया या आपने एनवायरनमेंट की टर्म्स पूरे नहीं करे। बहुत बढ़िया है आपने ये पॉइंट उठाया है। तो जैसा कि हम लोग तो जो भी प्रैक्टिस में काम करते हैं, एडवाइजरी में है या लाइसेंसिंग वाले काम में है ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं। जैसे आप चाहे EPR की बात करें, CTE की बात करें, CTO की बात करें, इन्वायरमेंट में या बाकी भी डोमेन में जो भी लाइसेंस चाहिए होता है, लाइसेंस तो आदमी ले लेता है क्योंकि उसको बिजनेस रन करने में तकलीफ हो रही होती है जी। तो बट वो उसका जो कंप्लायंस होता है वो नहीं करता है, वो नहीं करता, और वो ना करने की वजह से एनुअल कंप्लायंस है जो भी फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वजह से उसको पेनल्टीज लगती हैं, या वो पेनल्टी तुरंत तो लगती नहीं है। पेनल्टी लगने में 2 साल 3 साल लग जाता है। 3 साल बाद जब उसके पेनल्टी आती है या जो भी आता है तो उसका बिजनेस रिस्क पे आ जाता है। तो ये बड़ा अच्छा आपका ये पॉइंट है, और इसको जो है अगर संस्थाएं अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें या टेक्नोलॉजी का सहारा लेके करें तो इससे पेनल्टी से सबसे बचा जा सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट इसीलिए अगर आप देखें रिसेंटली RBI ने तो इनफैक्ट
मिड साइज और लार्ज NBFCs में, हाउसिंग फाइनेंस में और बैंक्स में मैंडेटरी कर दिया है कि दे शुड हैव सम टूल टू मॉनिटर देयर कंप्लायंसेस। उन्होंने इसके फीचर्स भी बताए हैं। अभी उसकी लास्ट डेट 30 जून थी, अब बढ़ा के 31 अक्टूबर करी है। तो उनका पर्पस ये है कि देयर शुड बी सम सिस्टम जहाँ से आप अपने जितने भी लॉज हैं, जो भी कंप्लायंस है, इनफैक्ट मॉनिटर कर पाए एंड टीम को बता पाए कि ये करना है। तो वहाँ टेक्नोलॉजी और लॉ का समन्वय बैठाया है हम लोगों ने। बस इसमें एक वही प्रॉब्लम आती है ना इसमें कि जो मतलब इसमें भी क्या होता है कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो टेक्नोलॉजी का अफोर्ड कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो जैसे RBI है या SEBI है या IRDA है, तो जो स्पेशली जो फाइनेंस सेक्टर की बात करेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में तो नामली बड़ी संस्थाएं काम करती हैं। तो उसमें ये इम्प्लीमेंट करना लॉजिकल भी है कि मतलब करना भी चाहिए कि जो मिडिल लेयर है या NBFCs की बात करें या जो स्टॉक ब्रोकर है या जो भी इंटरमीडिएटरी है SEBI का और IRDA का इंश्योरेंस में, तो इन सबको तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कंप्लायंस करना ही चाहिए। और RBI या जो भी कर रहे हैं मुझे लगता है सही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना भी चाहिए क्योंकि वो कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। बट ये नीचे जो बाकी अगर बात करेंगे जो बाकी जो छोटे जो SMEs हैं, उन सब में क्या लगता है आपको कंप्लायंस की वजह से उनको कितना हार्डल आता है? देखिए मनीष भाई, मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि आप एज अ बिजनेस पर्सन, अगर मैं सोचता हूँ मैं आई एंटर इनटू देयर शूज़, तो एज अ बिजनेस पर्सन मैं हर वो काम करना चाहूँगा जिससे मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो। और ग्रोथ में हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए जो भी मेरे बॉटलनेक्स होंगे मैं उनके टेक केयर करता हूँ। तो एज अ बिजनेस पर्सन आप चाहते हैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी बने, तो आप मशीन अच्छी लगाते हो, आप ट्रेन लोगों को ट्रेनिंग देते हो। एंड MSME का बहुत बड़ा रेवेन्यू लार्ज कॉर्पोरेट से आता है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। एंड ज़्यादातर MSME अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो किसी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। जब आप किसी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको उन बड़ी कंपनीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। और हर लार्ज कॉर्पोरेट की अपने वेंडर के लिए कंप्लायंस की एक मैंडेटरी पॉलिसी होती है कि आप सारे लॉज फॉलो करोगे। इनफैक्ट वेंडर ऑडिट होता है जिसमें वो आपके एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के कंप्लायंस फैक्ट्री में जाके चेक करते हैं, आपके लेबर लॉज के कंप्लायंस फैक्ट्री में जाके चेक करते हैं। एंड अच्छी बात क्या है, इंडिया ऑलरेडी टेक साइड पे पावर हाउस है। यहाँ के जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स बने हैं इंडिया में वो बहुत फ्रूगल बने हैं, यानी कि बहुत कम लागत में बने हैं। तो ये अफोर्डेबल होते हैं, एक स्टार्टअप के लिए भी अफोर्डेबल होते हैं, एक MSME के लिए भी अफोर्डेबल होते हैं। और आप देखिए ना, MSME में इस टाइम जो IPOs आ रहे हैं, SMEs IPO इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। SME IPO में कोई भी कंपनी अगर एस्पायर करती है कि मैं IPO में जाऊंगा, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मर्चेंट बैंकर का ड्यू डिलिजेंस कराना, कि आपने सारे लॉस फॉलो करें या नहीं करें। तो जब आप एक 12, 15, 20 करोड़ के IPO के लिए जा रहे हैं, तो few lakhs of rupees or few thousands of rupees would not matter to you at the cost of few crores and business repute। तो वो कॉस्ट फैक्टर यहाँ नहीं आता। एक ही फैक्टर होता है, यू शुड हैव एन इंटेंशन टू फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड। अगर आपका इंटेंशन है तो जैसे आप हर मुश्किलों से अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हो, आप कंप्लायंस भी करा ही लोगे। जो आप बोल रहे हो ना, ये टेक्निकली तो आपकी सेल्स पिच हो गई, ठीक है, तो अच्छा है आपके लिए। बट इसमें जो मेरा मतलब आपसे जो क्वेश्चन है कि कैसे मतलब इस कंप्लायंस को, कॉस्ट को जो है रखते हुए और कंप्लायंस करते हुए ये आगे बढ़ें। और मतलब इसका ब्रेक इवन तो कहीं तो होगा ना, कि कहीं मनीष भाई कॉस्ट में ना मैं बहुत मतलब सेल्स पिच आप कह सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल सिचुएशन है कि आप देखो। मैं चलो दूसरी तरह से पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कि आप जब जाते हो मान, हाँ जी, मतलब आप जाते हो तो आपको क्या समस्या फील करनी पड़ रही है? मतलब देखिए एक ना मतलब आप जब जाते हो, ये आप अपना प्रोडक्ट ऑफर करते हो जी किसी को, तो जो जनरल माइंडसेट है बिजनेस का, वो
जो CS को भी तो पैसा नहीं देना चाहता क्लाइंट उतना, ठीक है, वो क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस से लिंक है तो ये बैक एंड ऑपरेशन मानता है उसको। कंप्लायंस को बैक एंड रखता है। इंडिया की मेंटलिटी अभी यही थी, मतलब अभी भी यही है। अब ठीक है, बदलाव आ रहा धीरे धीरे, जैसे पेटीएम जैसा जो हुआ या बाकी भी हुए। तो आपको तो कैसे समस्याएं आती हैं? आप देखिए, समस्याएं जब शुरुआत करी थी 2015 में, तब एक माहौल जो कंप्लायंस के लिए या बताना कि कंप्लायंस टूल क्या होता है वो चैलेंज होता था, कि सबको नया लगता था। अब उसमें दो फ़र्क क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ हुई, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़, IPOs की आई, टेक ओवर्स इंडिया में बहुत हुए, या इंडियन कंपनीज़ ने बहुत करे हैं, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, जो MSME है उसको बहुत बिजनेस मिल रहा है इंडिया से और बाहर से। सो उनको वो कंप्लायंस कॉस्ट अब चैलेंज नहीं है, क्योंकि उससे उनको डायरेक्ट बिजनेस बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे आज कोई प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे आज जैसे हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल US के FDA रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो वहाँ वो कॉस्ट नहीं देखेंगे, लेकिन वो क्या है तो कंप्लायंस। अब हम क्या कर रहे हैं, उस कंप्लायंस को सिस्टम के थ्रू एक कल्चर में बिल्ड इन कर दे रहे हैं। तो जैसे आप टैली लगा लेते हो, जैसे आप SAP लगा लेते हो, तो अब जो कंपनी 200-150 करोड़ या 250 करोड़ के ब्रैकेट में है, वो बहुत अच्छी तरीके से इसको अफोर्ड कर पा रही हैं और इम्प्लीमेंट भी कर पा रही हैं। और इसका एक श्रेय और ये भी जाता है कि जो हमारे को प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने जो CFO सर्विसेज एक प्रोडक्ट आया है वर्चुअल CFO का, दैट इज हेल्पिंग देम अ लॉट, क्योंकि तब उन्हें इंटरनल नहीं रखना। आप सोचिए ना, जैसे मैं मेरठ में पला बड़ा, पढ़ाई मेरी मेरठ की है, उस टाइम जब हम क्लाइंट्स को जाते थे तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी कि उनका कोई वेंडर ड्यू डिलिजेंस है और उनके यहाँ जो प्रोफेशनल्स हैं या उस सिटी में प्रोफेशनल्स हैं, शायद उन्होंने कभी डील नहीं करा था। लेकिन अब क्या वर्चुअल CFO का फंक्शन क्या हुआ कि वो एक्सपर्ट्स उनको अवेलेबल हो गए, दिल्ली से, बॉम्बे से, डिजिटल मीडियम से, तो उनको वो गाइडेंस मिल गई है। तो टेक्नोलॉजी उसी तरह से उन्हें इनेबल करता है। तो वो चैलेंजेस ना मेरे हिसाब से माइंडसेट के ज़्यादा होते हैं रेदर देन फाइनेंशियल या ऑपरेशनल। एंड जैसे जैसे बिजनेस विजन की तरफ जाओगे ना, ग्रोथ की तरफ, तो कंप्लायंस का पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे मेरे से कोई बोलते हैं, बहुत सही है वो जो आपकी कहावत आजकल चलती है कि कंप्लायंस इज अ बिजनेस में कई बारी बात होती है कंप्लायंस इज अ कॉस्ट। तो मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ कि और कंप्लायंस करके देखो। नहीं, मैं दूसरा बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट इट। चलिए तो कंप्लायंस करके देखो, तो एक हमारे लिए एक स्टेटमेंट हो गया। मैं कहता हूँ अपना P&L देखो विज़ अदर कॉस्ट, वेदर इट्स अ लार्ज कॉर्पोरेट, मिड साइज कॉर्पोरेट, कि आप कंप्लायंस पे एक्चुअल खर्चा करते ही कितना हो। वो 0.01% भी नहीं होता है, तो कॉस्ट कैसे है। वेयर एज एक फैक्ट्री लाइसेंस कैंसिलेशन आपकी फैक्ट्री रुकवा सकता है, और उस फैक्ट्री लाइसेंस को लेने के लिए आपको कॉस्ट लगती है, वो बहुत कम लगती है। तो कॉस्ट कैसे है, तो ये क्या है, एक नोशन है। हाँ, मतलब कुछ हजारों का खर्चा लाइसेंस की प्रिपरेशन का वर्सेस करोड़ों की टर्नओवर गिर जाना। बट अपने यहाँ पे इंडिया की बात करें तो एक माइंड सेट है, रिटर्न फाइल करनी है या लास्ट सारे काम, वो इंटेंशन इश्यूज है। कल्चर लेकिन अब बदल रहा है, कल्चर काफ़ी बदल रहा है, और टेक्नोलॉजी की वजह से रिमाइंडर भी आता है। मतलब डिपार्टमेंट, आजकल तो डिपार्टमेंट ही बड़ा रिमाइंडर, डिपार्टमेंट खुद रिमाइंडर्स देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं आज की डेट में। जी, मैंने कुछ दिन पहले देखा डिपार्टमेंट से ही फोन आ रहा है कि तुम्हारा GST का रिटर्न फाइल नहीं है। एक क्लाइंट किसी एब्सोल्युटली फोन आया कि आपका जुलाई का रिटर्न फाइल नहीं है, डिपार्टमेंट खुद फोन कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो मतलब तो इस वजह से तो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे जो स्पेशली रेगटेक की बात करें तो रेगटेक में स्कोप अच्छा है। मतलब बिल्कुल इनफैक्ट रेगटेक में एक पूरा सेक्टर बन गया। अगर आप देखें तो हमारे इस फील्ड में काफ़ी अच्छी कंपनीज हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, और मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ। उसमें ज़्यादातर मतलब इंडियन कंपनी है कि बाहरी कंपनियाँ हैं? इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात यह है, प्राउडली हम कह सकते हैं कि इंडियन कंपनीज ज़्यादा है। अच्छा। फॉरेन कंपनीज अब कुछ आना शुरू हुई हैं। ये अच्छा दिखाता है कि आप एक ऐसे सेक्टर में हैं
जिसमें स्कोप बन रहा है? मुझे 3-4 लोगों ने अप्रोच किया जो कि फॉरेन के सॉफ्टवेयर रेक्टेक में का उनका अपना बिल्कुल। वहाँ के हिसाब से कर रहे हैं, वो इंडिया में एंट्री करना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो इंडिया के हिसाब से वो एक प्रोफेशनल या गाइडेंस चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ ये चीज़ कि मेरा को कुछ मौका मिला, कुछ अराउंड 120 कंट्रीज़ के मेंबर्स को ये दिखाने का टूल, किसी कंपनी के एक ग्लोबल मीट में। तो खाली हमारे सॉफ्टवेयर की बात नहीं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ इंडियन प्रोडक्ट्स की। एंड बहुत अच्छा फीडबैक ये था कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में डेवलप हो रहे हैं ऑन कंप्लायंस या रेगटेक, दे आर फार अहेड देन व्हाट दे आर करंटली यूजिंग ग्लोबली। एंड सरप्राइजिंगली मुझे एक सरप्राइज हो, बहुत से उन लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट भी होता है, जबकि ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत नामी गिरामी कंपनीज के एग्जिस्ट करते हैं और जिनसे हम मोटिवेट होके इस सेक्टर में आए हैं। बट मैं मतलब दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी एंड एनी कंपनी हु इज ऑपरेटिंग इन रेगटेक स्पेस ऑफ आवर्स कि हमारे प्रोडक्ट्स, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स आर गेटिंग अपलॉड्स ग्लोबली। मतलब इसमें जैसे अगर बाहर वाला इंडिया आ सकता है तो इंडिया वाला भी तो बाहर जा सकता है ना। बिल्कुल। हमारी मैन पावर कॉस्ट सस्ती है, या मतलब जब बाहर वाले लोग हमारा मैन पावर यूज करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, आईटी की बात करें इसमें अगर तो हम लोग अपना बना के बाहर के देशों में अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच सकते, अपना रेगटेक हम बाहर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, बाहर तो ही है। बिल्कुल है मनीष भाई। एंड इसी में हम लेक्स कंप्लायन एक ऑलरेडी हम 3 साल से 23 कंट्रीज के कंप्लायंस सर्व कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। एंड उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है इंडियन कंपनीज का, CFOs का, प्रोफेशनल फर्म्स का, टू एंड क्योंकि हमारे ग्लोबल टाइप्स भी हैं लॉ फर्म से, सो वी आर सर्विंग एंड लाइकवाइज अदर्स आर आल्सो सर्विंग। जो CS हैं, जो मतलब बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, तो वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस ये वाली स्पेस में घुसने के लिए। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनल चाहिए कि प्रैक्टिस करें या CS की प्रैक्टिस करें, तो आप लोग इस सेगमेंट में भी घुस सकते हैं या इस सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मेन स्ट्रीम रेगटेक तो है ही, उसके अलावा उसका सपोर्टिंग सिस्टम भी तो है। बहुत है। मैं ये बोलूँगा सपोर्ट नहीं है, कोर है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब MCA का नया पोर्टल बनना शुरू हुआ था तो जिस कंपनी ने उसे बनाया था, दे हायर्ड लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, दे वर ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। लाइकवाइज जब रेगटेक कोई कंपनी लॉन्च होती है, जब बनना आइडिएशन होता है, तो कंप्लायंस टूल के पीछे सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, या उसका जो ब्लड होता है वो कंप्लायंस होता है। और कंप्लायंस हमारे कंपनी सेक्रेटरीज बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फिर लॉयर्स हैं, राइट। हर एक सब्जेक्ट वैल्यू आता है। तो चेकलिस्ट बनाना, एडवाइस करना, टेक्नोलॉजी का टूल किस तरीके का होना चाहिए, उसका जो आइडिएशन देना है, क्योंकि फाइनली उसे एक प्रोफेशनल को यूज़ करना है। प्रोफेशनल को पता है मेरे चैलेंज क्या होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना IPR क्रिएशन, तो जो करंट कंपनी सेक्रेटरीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स हैं, वो अपनी जो नॉलेज है वो इस IPR क्रिएशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। चेकलिस्ट बनाना है, लॉज आइडेंटिफाई करना, इंडिया के नहीं ग्लोबली भी, बिकॉज अल्टीमेटली आप लीगल प्रोफेशनल, आप इंटरप्रिटेशन जानते हो, आप समझते हो, रीड करना जानते हो, आप गाइड, मैं ये नहीं बोलूँगा आप उसमें एडवाइजरी दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो, बट यू कैन प्ले अ रोल इन गाइडिंग अ रेगटेक कंपनी और अ लीगल टेक कंपनी इन क्रिएटिंग दैट एंटायर स्टार्टअप। उसका जो ब्लड है, जो उसका लाइफलाइन है, वो आप ही हो गए अल्टीमेटली। तो ये नया सेक्टर है, और जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं या को फाउंडर्स हैं, ये जो की मैनेजर पर्सन्स हैं, वो प्रोफेशनल्स ही हैं इस पूरे फील्ड में। तो चलिए, जैसे कि मैं तो ज़्यादातर हम लोग फिनटेक और NBFC स्पेस में ज़्यादा काम करते हैं, तो थोड़ा सा बात इसकी भी करते हैं। तो जैसे कि आप तो ओवरऑल मतलब अदर बिजनेस, सारे बिजनेस का लगभग आप लगभग 30 सेक्टर्स का करते हो काम करते हैं, तो उसमें से NBFC और फिनटेक का भी BFSI सेक्टर भी ऐसा ही करते हैं। तो रिसेंट में BFSI में जितना रेगुलेटर टाइट हुआ है, या जो RBI सेबी और IRDA तो पहले से ही मालूम टाइट है, लेकिन सेबी और RBI ज़्यादा आज के दिन थोड़ा सा एक्टिव होगा, प्रोएक्टिव कह सकते हो। तो इस पे आपका क्या विचार है? मनीष, दोनों साइड से है। ऑन वन साइड मैं हमेशा मानता हूँ कि रेगुलेशंस या रेगुलेटेड, इट इज़ गुड टू बी रेगुलेटेड, मतलब इट इज़
अ किड विदाउट अ फादर और अ पेरेंट और अ मदर समटाइम बिगड़ जाते हैं, राइट। तो जैसे हम बच्चों की आदत होती है वैसे ही हो सकता है बिजनेस पर्सन भी, हम अगर हमें अनफटेड वो मिल जाती है लेवरेज, तो शायद हम भटक सकते हैं, बिगड़ना नहीं तो भटक सकते हैं। सो रेगुलेटर को मैं उस तरह से मानता हूँ दैट कीप्स यू रेगुलेटेड, इट टेक्स यू इन द राइट डायरेक्शन। बट कभी कभी क्या है ना कि अगर आप बच्चों को ज़्यादा दबा के रखते हो या आप अनड्यू प्रेशर डालते हो, तब भी बच्चा बिगड़ जाता है, या बच्चे का जो हुनर है वो बाहर नहीं आ पाता है। 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ वाइल RBI इज टेकिंग सम स्टेप्स बेसिस देयर ओन एक्सपीरियंसेस कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस हुई हैं। आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑल्सो ऑन दिस with Ramesh sir, who is the CEO of India Tech on BFSI segment। तो वो एक्शन जस्टिफाइड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम उसे ओवरड्यू कर रहे हैं या बहुत वॉलेटाइल कर दिया है, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। क्योंकि आप कुछ भी चेंज लाते हो तो वो डायरेक्टली बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। आपको पॉलिसी बनानी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अगर वो इम्प्लीमेंट करने से तैयारी में या इम्प्लीमेंट करते करते में आप एक बहुत फंडामेंटल चेंज ले आते हो तो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो अभी जो मेरा एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि आप हर हफ्ते में या हर 2 या 3 दिन में बहुत फंडामेंटल चेंज आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, बहुत फ्रीक्वेंट है, विच नो प्रोफेशनल कैन ईजिली अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड गाइड। तो कंपनी कहाँ से करेगा? इम्पोर्टेंट है कि अब आज की डेट में जो, क्योंकि मैनुअल काम तो हो नहीं रहा है आज की डेट में, चाहे अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग भी डिजिटल हो रही है, और कंप्लायंस भी, जैसे आप लेंडिंग डिजिटल हो गई है, पूरा लेंडिंग डिजिटल है। हाँ, तो सब चीज़ें आज की डेट में डिजिटल हो गई हैं। तो जो पॉलिसी कोई आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना एब्सोल्युटली ये कॉस्टिंग भी तो है। मतलब IT में आपको लॉजिक चेंज करने हैं या वहाँ पे फॉर्म डिजाइन करना है या जो भी करना है, इसमें सब में खर्चा एब्सोल्युटली ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने से ये प्रॉब्लम। बिल्कुल। अब जैसे हमारे एक बड़ा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके रूल्स अभी आने बाकी हैं। अच्छी बात है कि रेगुलेटर्स ने, RBI ने, सेबी ने भी अपने सब्सिक्वेंटली कुछ रेगुलेशंस, गाइडेंस नोट्स, ओब्लिक मास्टर सर्कुलर्स इशू करे उसी में। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, आप देखेंगे बहुत सारा डुप्लीकेसी भी होता है, कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी भी आ जाता है, राइट, कि मैं डाटा प्रोटेक्शन फॉलो करूं, IT रीजनेबल सिक्योरिटी फॉलो करूं क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल रहा है, एंड नोइंगली क्या हो गया होगा कि जो सेबी ने कुछ बताया होगा या RBI ने बोला होगा वो शायद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा, या फिर RBI और सेबी के जो पॉलिसीज आ रही हैं IT के लिए, वो भी अगर फ्रीक्वेंट चेंज होने लग रही हैं तो फिर वो एक इम्पैक्ट डालता है कि आप मैनेज कैसे करोगे। और उसमें मनीष भाई फिर वही प्रॉब्लम आती है ना, दैट इज वो फिर बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी डिफिकल्टी है। वेयर इज द फोकस, वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो बच्चा है वो अपना हुनर के लिए तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा है उसके लिए। जो फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस में आया था कि जो EMI की जो डेट है, मतलब आपको चेक जो पहले लेते थे ना, PMI का चेक, वो आपको नहीं लेना है, जो वर्ड जितना आपने दिया है उतनी का ही चेक लेना। करेक्ट। तो अब वो एक बड़ी NBFC का फोन मेरे पास आया कि अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, कैसे इसको करा जाए, मतलब सारा उनका डिसबर्समेंट रुक गया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है, जिनको पैसा चाहिए और वो बिजनेस, वो भी MSME होता है फिर। और दूसरा क्या, वो चूंकि वो सारा उनके यहाँ पे ERP सिस्टम या SAP लगा रखा, बिल्कुल का सिस्टम, वो भी मैंडेट है। अब बिना उसके वो आगे बढ़ेगा नहीं, उसकी डिसबर्समेंट होगी नहीं, कंप्लायंस वाला उसको जाने नहीं देगा। बिल्कुल, ये पूरा मतलब एक तरह से वो क्योस क्रिएट हो गया था उस समय। हाँ, सो और इसमें ये भी ज़रूरी है कि जो भी रेगुलेशन आ रहा है उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। वो कूलिंग ऑफ पीरियड आई डोंट नो, मतलब रेगुलेटर को बेटर पता होगा, वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है कि जब आ गया तब से वो शुरू हो गया इफेक्ट से, तो कूलिंग ऑफ ख़त्म हो गया है। वेर ये ऐसे फंडामेंटल चेंजेस हैं जहाँ पे कूलिंग ऑफ चाहिए। जैसे एक्ट करने लगे, जैसे इनकम टैक्स GST एक्ट करता था कि इमीडिएट डायरेक्ट रेट बढ़ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। टैक्सेशन में तो चलो लॉजिक है, उसका असेसमेंट बाद में होना है। आप देखिए ना, फाइनेंस एक्ट में कूलिंग ऑफ होता है। आज वो फरवरी में लाते हैं तो दे गिव यू अ सर्टेन टाइम, असेसमेंट ईयर से शुरू होगा, मतलब दे गिव यू दैट लॉजिकल टाइम फॉर यू टू डू दैट। बट थोड़ा मतलब अगेन आई सेड कि मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है, रेगुलेटर नोज बेटर,
बट इंडस्ट्री लेवल पे ये एक मेजर चैलेंज आ जाता है आज की डेट में कि उसको करना कैसे होगा या कितना मैनेज कैसे करना हो। कॉस्ट से ज़्यादा आई थिंक मैनेजमेंट इज़ अ बिगर इशू। उसकी एक्चुअल कॉस्ट इतनी नहीं है लेकिन उसकी कमर्शियल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। जैसे आपने बोला ना डिस्बर्समेंट रुक गया, तो आप डिस्बर्समेंट रुक गया, जिसको लोन लेना था तो वहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई बिजनेस की, और आपने लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट इनकम कम हो गई आपकी। तो दोनों तरफ ये दिक्कत आती है फिर। नहीं, सही है। तो अभी मैं बात करता हूँ, जैसे आपने शुरू किया या जो काम कर रहे होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो उसमें आपको समस्या तो आई होगी जरूर कि जो, तो उसके लिए हमारे लिसनर्स को एक कुछ टिप दीजिए। कोई शुरू करना चाहता है तो क्या क्या ध्यान में रखे, कैसे करे, या जॉब ही करे? नहीं, बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ अच्छी होती है। जॉब आप कर रहे हैं, आजकल स्टार्टअप का ज़्यादा क्रेज चल रहा है ना, जिसको देखो वो आजकल सोशल मीडिया पे आता ना कि उसने बॉस को रिजाइन पकड़ा दी दूसरे दिन से नहीं आया। देखिए वो जो बोर्ड लेके खड़े होते हैं वो उनका स्टार्टअप है एक्चुअली। उनको कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, वो उनका स्टार्टअप है, इन्फ्लुएंसिंग जिसे हम कहते हैं। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली होता है कि एंटरप्रेन्योर जर्नी एक आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आई वुड से कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होती है, और हर एक में ये एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते हैं। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जब आप कोई काम आपको दिया जाता है, वो आपका जो मैनेजमेंट स्किल सेट होता है वो आपको दिखा के वो काम को कंप्लीट कराना होता है। तो एंटरप्रेन्योर जर्नी भी यही होती है कि एक टास्क है, आपका एक प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस लानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्लानिंग, उसका जो गोल है, गोल सेटिंग ठीक हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो। मैं ये नहीं कहता मार्केट रिसर्च करो, बहुत करो, मतलब वो थोड़ा कई बार हाइपोथेटिकल भी हो जाती है मार्केट रिसर्च, बट थोड़ा टेस्टिंग करो। बात लोगों से ज़रूर करो उसके बारे में जिस पे आपको भरोसा हो, आपके मार्केट पीयर्स में। मैं आज भी फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैं अपने बहुत सारे पीयर कंपनी, जो मेरी कंपीटिंग कंपनीज हैं, उनके को फाउंडर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, हम हर साल दिल खोल के अपनी बैलेंस शीट एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। रीज़न होता है वो मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। तो वो जो सीखना है उसमें कोई बिजनेस सीक्रेट ऐसा सीक्रेट नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑल डिपेंड्स हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। फंडिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम इफ यू आर प्लानिंग इट प्रॉपरली, फ्रैंकली स्पीकिंग। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए। हमेशा बिजनेस प्लान में ये ध्यान रखें कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान हो, टॉप लाइन सेंट्रिक ना हो, प्रॉफिटेबल हो, इन्वेस्टर सेंट्रिक प्लान नहीं हो। वो प्लान एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। इन्वेस्टर कभी नहीं कहता मेरे पास इन्वेस्टर सेंट्रिक प्लान लेके आओ, वो हमेशा वर्ड यूज होती है बिजनेस प्लान होना चाहिए, एक वायबल बिजनेस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक टाइम था जब नंबर गेम पे काम होता था। आप देखिए आज डेट में स्टार्टअप देखो आप, चाहे वो जितने भी स्टार्टअप देखो आप, जिसका IPO आ रहा है, देख रहे हो आप, इतना बड़ा IPO आ रहा है, सारे लॉस में लेकिन उसमें मनीष भाई अगर आप देखेंगे ना, एक अच्छी बात क्या हुई है, एक जर्नी, फिर मैं बोलता हूँ जर्नी होती है, और वो हम सीखे हैं उन लोगों से जो हमारे लिए, जो स्टार्टअप्स इंडिया में हैं। इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया कि हमारे स्टार्टअप उस लेवल्स पे आए हैं, एंड दे आर मेकिंग ऑल ऑफ देम मेकिंग अस प्राउड, वेदर दे आर सक्सेसफुल और नॉट, बट दे आर मेकिंग अस प्राउड बिकॉज वो एक माहौल बना रहे हैं आपको, राइट, जो आपको डिसिप्लिन लाता है, आप में वो किलर इंस्टिंक्ट लाता है चीज़ों के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी भी ना एक जर्नी, बिजनेस प्लान का पार्ट होता है कि कब मुझे उसको फोकस करना है। और अच्छी बात क्या है, पिछले 3-4 साल में अगर आप देखोगे, जितनी भी कंपनीज लिस्ट हुई हैं जो स्टार्टअप थे अंडर अ स्टार्टअप पॉलिसी, दे आर ऑल वर्किंग हार्ड टू बी बॉटम लाइन पॉजिटिव। और बॉटम लाइन शुरू होती है एबिटा से। अब आप स्टेटमेंट जब भी पढ़ेंगे, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज का, लेकिन आप उनके स्टेटमेंट जो भी पढ़ेंगे, तो उनका स्टेटमेंट, उनके फाउंडर्स का स्टेटमेंट, उनके इन्वेस्टर रिलेशनशिप का स्टेटमेंट इज मोर फोकस्ड ऑन एबिटा। और एक बार एबिटा हो गया, देन इट विल बी योर पैट। और ये मतलब ऑपरेशनल लेवल पे अगर आप जो है फायदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि नीचे वाली चीज़ों को तो मैनेज किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी लिवरेज ले चुके हैं, क्या आप उस सिचुएशन में हैं कि आप मैनेज कर पाएंगे। मतलब एग्जाम्पल है, बैजू का ले लिया, चलो नाम भी ले लिया, तो इतनी फंडिंग उठाने के बाद भी अगर स्टार्टअप फेल हो जा रहा है, वो भी ऐसा सेगमेंट में जो अगर एजुकेशन सेक्टर में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, तो कुछ मिसमैनेजमेंट भी है। मनीष भाई, फिर मैं उसमें बोलता हूँ, मैं दोनों तरीके से बोलता हूँ। क्या होता है कि हमें पता नहीं, मतलब हम सब न्यूज़ मीडिया में सुनते हैं, लेकिन फिर भी एक कितना बड़ा स्टार्टअप इंडिया में बना और इतना वाइड स्प्रेड हुआ, इतने लोगों की लाइफ को टच करा,
उन्होंने एक आपको राह दिखाई। ऐसे बहुत स्टार्टअप्स हुए हैं एक टेक में जो कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ अनफॉर्चुनेटली फेल हुए। बट आई थिंक अगर आप अभी भी देखोगे ना तो एज अ फाउंडर इम्पोर्टेंट क्या होता है आप में, हाउ मच यू स्टैंड बाय टू योर स्टार्टअप। एक होता है कि आप गए, बेचा, निकल गए। बट अच्छी बात है इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि फाउंडर ने बोला कि नहीं भाई मैं जा रहा हूँ। नहीं, इंडियन फाउंडर, दैट इज आई एम सेइंग, वेदर यू आर सक्सेसफुल इन अ वे और अनसक्सेसफुल इन अ वे, important है, they have all make us proud in a way and lot of ways, right? तो वो जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, द फाउंडर अगर आप में है, जज्बा है, तो वो ही चाहिए। सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस विल कम। देखिए अभी तक किसी भी कंपनी पे देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस इन इंडिया जहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड्स डिस्क्लोज आए हैं, निकल के आए हैं, राइट? कमर्शियल डिलीजेंस दिक्कत हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। बट मेरा मानना ये है कि वो बहुत राह दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं, वो खुद भी सीख रहे हैं आज की डेट में। फाउंडर का असली मतलब है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर, एब्सोल्युटली, और आप हेड ऑन लीजिए और आगे प्रॉब्लम एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर आप में फोकस है ना, सो बिजनेस प्लान उसका कितना अच्छी तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप टीम मैनेजमेंट, यू शुड बी अ टीम पर्सन, राइट? और जितना आप ऑनेस्टली करोगे ना उतना अच्छा है। लॉन्ग टर्म में ना आपके बिजनेस एथिक्स आपको हेल्प करेंगे। बिकॉज जैसे आपने एग्जांपल दिया किसी भी स्टार्टअप का, मैं आपको अपना फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने आई स्टार्टेड, आई हैड ऑलमोस्ट लिटरली नो मनी। सो मेरे बहुत सारे एंजल्स आए थे, मेरे फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे इंटरेस्ट फ्री फंडिंग करी है, एंड आई एम स्टिल इंडेटेड टू देम। मेरे जितने यहाँ आज की डेट में वी हैव 45 to 50 टीम मेंबर्स, and I can very emotionally and proudly say more than 20% of them are such who has been with me for 16-17 years. And जब Complex Comply शुरू हुआ था तो there were some trouble times and they stood by to us. Only 2 or 3 out of 20 at that time left us, and I have no grudges for that because उनकी limitations थी उस टाइम पे। So वो एक फाउंडर जर्नी होती है, उसमें पैसा नहीं चाहिए होता, आपका ये होता है कि आपका, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, अगर आपके बिजनेस एथिक्स या पर्सनल एथिक्स अच्छे हैं ना तो फंडिंग तो या पैसा तो आपको मिल जाएगा यार। मतलब आप किसी भी को फाउंडर की जर्नी देखोगे ना, जितने आज बड़े स्टार्टअप्स हैं उनके पास नहीं था। कोई बोलेगा मैंने गैरेज से शुरू करा था, कोई बोलेगा मैंने 50,000 से शुरू करा था, एंड दैट राइट। तो यानी कि अब एक बात फाउंडर में लगा लो, पैसा डज नॉट मेक अ स्टार्टअप, इट इज योर बिजनेस मॉडल, योर विजन, टीम विजन, your team, your vision, your team and your own I would say conduct that makes you a right or an entrepreneur that way. और ये कंपनी में भी होता है, you are known as a good manager only when you have these traits. तो हर चीज में वो सेम ही चीज होती है। तो आपसे बात करके मतलब बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिली, बहुत सारा इनपुट मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी नए शख्सियत से, या किसी नए स्टार्टअप फाउंडर से, या किसी नए इंडस्ट्री लीडर से। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको नए नए लोगों से, नए नए आइडियाज से परिचय कराता रहूं।